चलिए भाई शुरू करें आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज के डिस्कशन में बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। कंपनीज एक्ट पर हमारी चर्चा शुरू हो चुकी थी। कंपनीज एक्ट पर कई सारी हम बातचीत कर चुके हैं। आज जो हमारी चर्चा होगी वो ये होगी कि किसी भी कंपनी की मेंबरशिप कैसे एक्वायर की जाती है, किसी भी कंपनी की मेंबरशिप कैसे मिलती है। छोटा छोटी सी एक यूनिट है आपके मॉड्यूल डी में, वहां से ये टॉपिक लिया गया है। मैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आपसे एक एक करके चर्चा कर रहा हूं। आज इस मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी कि किसी भी कंपनी की मेंबरशिप को कैसे एक्वायर किया जाता है। उसके पहले हम ये जानेंगे कि मेंबर्स कौन लोग होते हैं। अब इसको थोड़ा सा आपको एक साथ हमारे साथ पढ़ते हुए चलना है। देखिए मेरी अमूमन आदत ये है, मैं हमेशा हर क्लास में आपके साथ पहले डिस्कशन कर लेता हूं, पूरी बात आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम नोट्स की तरफ जाते हैं। उद्देश्य मेरा ये होता है कि पहले आप सब कुछ समझ लें, फिर हम नोट्स की तरफ जाएं। वैसे ही आज मैं करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा नोट्स के साथ आज चलना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी कंपनी का मेंबर कौन होता है, ये हमें सबसे पहले जानना है। मीनिंग या डेफिनेशन क्या होती है मेंबर की। हमने पिछली मुलाकातों में कंपनी के फीचर्स को पढ़ा था, और कंपनी के फीचर में एक फीचर ये होता है कि कंपनी अपने मेंबर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी किसी भी कंपनी में मेंबर अलग होते हैं, उनसे अलग कंपनी खुद में एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। ठीक हो गई? जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि मेंबर्स हमेशा कंपनी से अलग होंगे, मेंबर की अपनी अलग ओनरशिप है, कंपनी की उनसे अलग एक अस्तित्व होता है, कंपनी अपने अस्तित्व को उनसे अलग बनाकर रखती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में मानी जाती है। अब कौन होता है कंपनी का मेंबर? देखिए कंपनी के मेंबर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइब कर रखा है, यानी उनका नाम उसमें दर्ज हो चुका है। जब हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, उसमें कुछ क्लॉजेस पढ़े थे। पिछली मुलाकातों में हमारी एमओए और एओए पर भी बातचीत हो चुकी है, उसमें सब्सक्रिप्शन क्लॉज था। तो जिन्होंने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर रखा है वो कंपनी के मेंबर माने जाते हैं, कंपनी के सदस्य माने जाते हैं। या कंपनी के शेयर्स जिनको अलॉट हुए हैं वो कंपनी के सदस्य माने जाते हैं। या कंपनी के में क्या नाम है, मेंबर्स रजिस्टर में जिनका नाम दर्ज हो चुका है वो भी कंपनी के सदस्य समझे जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या माने जाते हैं? कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। और कंपनी अपने इन मेंबर से अलग एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में कंसीडर की जाती है। देखिए क्या है, इतनी बातें समझते हैं पहले। द पर्सन हु हैव सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसको अगर किसी व्यक्ति ने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो कंपनी का मेंबर माना जाएगा। या इसके अलावा एवरी अदर पर्सन हु हैज अग्रीड इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। ये भी पीछे आपके साथ चर्चा की कि कोई भी व्यक्ति जिसने राइटिंग में मेंबरशिप लेने की अनुमति दे रखी, कंसेंट दिया है, और उसका नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है। एवरी पर्सन होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड हुज नेम इज रिकॉर्डेड एज बेनिफिशियल ओनर इन द डिपॉजिटरीज रिकॉर्ड्स आर कंसीडर्ड एज मेंबर ऑफ दैट कंसर्न्ड कंपनी। ये भी चर्चा आपके साथ हुई कि अगर कोई व्यक्ति है जो शेयर होल्ड कर रहा है, जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है, और डिपॉजिटरीज का मतलब एनएसडीएल सीडीएसएल जो डिपॉजिटरीज के रूप में भारत में, उन्होंने अगर बेनिफिशियल के रूप में आपका नाम रजिस्टर कर लिया, आपके पास कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं आप, आपके पास इक्विटी शेयर है, तो भी आप कंपनी के मेंबर माने जाएंगे। इसके अलावा सारे के सारे ऐसे सब्सक्राइबर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, जिसको ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की है, उन जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, चाहे उनको शेयर्स अलॉट हुए हो चाहे ना अलॉट हुए हो, उनका नाम माना जाएगा। रजिस्टर में उनका नाम अपीयर होना जरूरी नहीं। वैसे अधिनियम तो ये कहता है कि अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगर नहीं दिख रहा है तो वो मेंबर नहीं माने जाएंगे, वो तब भी मेंबर माने जाएंगे। लेकिन अधिनियम ये कहता है कि उनका नाम वहां पर दिखना चाहिए। All the subscribers to the memorandum are deemed to be the members of the company even though their names do not appear in the register of members। तो उनका अगर नाम अपीयर नहीं हो रहा है लेकिन उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर रखा है तो वो माने जाएंगे मेंबर। क्लियर है? मेमोरेंडम को अगर उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो माने जाएंगे। लेकिन एक्ट ये कहता है कि उनका नाम रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। तो ये है भैया किसी कंपनी की मेंबरशिप की कहानी कि मेंबर्स कौन होते हैं। अब आप कैसे मेंबरशिप को एक्वायर करते हो, यानी किसी कंपनी का मेंबरशिप बनते कैसे। अभी तक हमने क्या देखा कि मेंबर्स की डेफिनेशन क्या है, मेंबर कौन होते हैं, लेकिन आप एक्वायर कैसे करते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो हमने आज बातचीत के दौरान सबसे पहले यही पढ़ी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर रखा है, उसका नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज हो गया है, तो वो कंपनी का मेंबर माना जाता है। यानी अगर आप किसी कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक सबसे पहला रास्ता तो ये है कि आप उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर लेते हैं एज अ मेंबर। तो आप मेंबर वहां पर ट्रीट किए जाते हैं, यानी जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो वहां पर मेंबर कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? देखिए क्या है पहला तरीका।
द कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें या कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें, अब नया वाला जो कंपनीज एक्ट है 2013 है, प्रोवाइड्स दैट सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल बी डीम्ड टू हैव अग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ये माना जाता है कि जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है वो अग्री है कि वो कंपनी के मेंबर बनेंगे। हेंस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी ही शैल बी इंटर्ड एज मेंबर ऑफ द कंपनी इन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर। जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है उसका नाम रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा और वो मेंबर माना जाता है। इट मे बी नोटेड दैट द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डीम्ड टू हैव अग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड नीदर एप्लीकेशन फ्रॉम नॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज नेसेसरी। तो अगर उन्होंने सब्सक्राइब किया तो जरूरी नहीं उनका शेयर का अलॉटमेंट उनको हुआ हो। क्लियर है, ऐसा आवश्यक नहीं है। वैसे अमूमन ये कहा जाता है, यह कंपनी लॉ ये कहता है कि एक शेयर्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए, लेकिन अगर अलॉटमेंट शेयर का नहीं किया गया है, डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट नहीं किया है, तो भी आप मेमोरेंडम को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप वहां पर मेंबर्स माने जाएंगे। तो एक तरीका ये है, दस अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ द शेयर इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ द फ्रॉड ऑफ द प्रोमोटर्स। या अगर आपने शेयर्स परचेज किए और आपको बाद में चलता है कि यार प्रोमोटर्स ने फ्रॉड से मुझे शेयर बेचा हुआ है, तो भी आप अपना मेंबरशिप से नाम नहीं हटाएंगे वहां पर, या आपका शेयर्स वो आपका माना जाएगा। यदि फ्रॉड के माध्यम से भी आपने एक्वायर किया है, मतलब आपको पता है कि इसमें फ्रॉड किया गया है और आपको शेयर्स मिल गया है, तो आप वहां पर मेंबर कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर आपको कंपनी के डायरेक्टर्स ने शेयर अलॉट कर रखे हैं, यानी अगर आपके नाम पर शेयर अलॉट हुआ है, तो भी आप कंपनी के मेंबर माने। अलॉटमेंट का मतलब है कि अगर डायरेक्टर्स ने एप्लीकेशन किया है शेयर्स का आपके फेवर में, यानी अगर आपको शेयर्स अलॉट किए गए उस कंपनी के, तो भी आप कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। A person may become a shareholder if agrees to take shares in the company by allotment। अगर कोई भी व्यक्ति अग्री करता है कि अलॉटमेंट के थ्रू वो शेयर्स कंपनी के लिए लेगा, डायरेक्टर्स अलॉट करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आपको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, तो भी आपको वहां पर कंपनी का मेंबर कंसीडर किया जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या है? द टर्म अलॉटमेंट मींस एन एप्रोप्रिएशन बाय डायरेक्टर्स ऑफ शेयर टू अ पर्टिकुलर पर्सन। डायरेक्टर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई शेयर अलॉट कर रहे हैं और उसको वो शेयर दिया गया, तो वो कंपनी का मेंबर माना जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर। जैसे मैंने किसी कंपनी का आईपीओ परचेज किया ओपन मार्केट में, किसी कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफर है, मैंने उसे आईपीओ परचेज कर लिया है, कुछ दिनों तक मैंने आईपीओ अपने पास रखा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कंपनी मुझे कोई लाभ ज्यादा नहीं दे पाएगी, या मैं ये पैसा निकाल के कहीं दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूं, तो मैंने अपने शेयर्स ओपन मार्केट में बेच दिए, सेकेंडरी मार्केट में। तो मैंने शेयर्स बेचे, कोई ना कोई शेयर को खरीदेगा, तो अगर कोई उन शेयर्स को खरीद रहा है तो मेरी ओनरशिप उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगी, यानी वो व्यक्ति अब ओनर माना जाएगा उस पर्टिकुलर शेयर का, और वो कंपनी का मेंबर भी माना जाएगा। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो आप कंपनी के मेंबर होते हैं। इफ अ पर्सन बाई शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन द ओपन मार्केट, अगर कोई व्यक्ति है ओपन मार्केट में कंपनी के शेयर्स खरीदता है, एंड देन अप्लाइज टू द कंपनी टू रजिस्टर हिम एज मेंबर, ही बिकम अ मेंबर ऑफ रजिस्टर, और उसने अपना नाम रजिस्टर में कर दिया है, तो भी वो कंपनी का मेंबर माना जाएगा, यानी उसने उसको शेयर ट्रांसफर हुए कंपनी की तरफ से। या अगर ये व्यक्ति किसी और को बेचेगा शेयर, तो वो व्यक्ति की ओनर, उसके पास ओनरशिप चली जाती है, वो व्यक्ति वहां पर मेंबर माना जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एक तीसरा तरीका है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मतलब होता है जैसे मैं शेयर होल्डर हूं और मेरी डेथ हो गई है, किसी व्यक्ति कोई शेयर होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो गई है, तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, या अगर नॉमिनी नहीं है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, वो उन शेयर का ओनर माना जाएगा, और उसके पास अब इक्विटी शेयर्स हैं तो वो उस कंपनी का मेंबर माना जाएगा। तो ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर, इफ द मेंबर हैज मेड नॉट मेड अ नॉमिनेशन फॉर द शेयर, अगर उस मेंबर की डेथ हो गई है और उसने कोई नॉमिनेशन नहीं कर रखा था अपने शेयर्स पर, तो जो भी सर्वाइविंग ज्वाइंट होल्डर है, अगर ज्वाइंट होल्डर के नाम पर वो शेयर लिया गया था, अगर नहीं है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको उस शेयर्स के राइट ट्रांसफर हो जाते हैं और उसका नाम एज अ मेंबर दर्ज कर लिया जाता है। क्लियर है? और अगर उसका नॉमिनी था तो नॉमिनी को चला जाता है। मेंबरशिप बाय एक्विजिशन। मेंबरशिप बाय एक्विजिशन का मतलब है कि अगर मैंने कंपनी जो है, क्या नाम है, अ पर्सन इज डीम्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी इफ ही अलाउ हिज नेम टू बी पुट ऑन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। अगर कोई व्यक्ति ये कंसेंट देता है कि मैं इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर रहा हूं, तो उसका नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है और वो उस कंपनी का मेंबर माना जाता है। तो अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप मेंबर माने जाएंगे। अगर आपको शेयर अलॉट किया गया है इक्विटी शेयर्स, तो आप कंपनी के मेंबर्स माने जाते हैं। अगर आपने ओपन मार्केट से किसी ने शेयर खरीदा, उसने बेचा और आपने उसके शेयर्स खरीदे, तो भी आप मेंबर माने जाएंगे। या आप किसी मेंबर्स के नॉमिनी हैं, ज्वाइंट होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो गई है, या आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो उसके, लीगल हियर्स हैं अगर आप उसके, तो फिर उसको उसके जो है शेयर्स हैं वो आपको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, यानी उन शेयर्स की ओनरशिप आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट है जो आपके पास एक और तरीका है, वो है ज्वाइंट मेंबरशिप। ज्वाइंट मेंबरशिप का मतलब होता है अगर दो व्यक्तियों ने ज्वाइंटली किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है। तो अगर आप ज्वाइंटली किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, तो दोनों में से जिनका नाम पहले दिखता है, जैसे मान लेते दो व्यक्तियों ने लिया, रमेश और महेश ने,
ज्वाइंटली अपने नाम पर कोई शेयर परचेज किया है, उनमें से रमेश का नाम पहले दिख रहा है, रमेश का नाम पहले लिखा हुआ है, तो रमेश ही मेन मेंबर माना जाएगा। अब मेन मेंबर का मतलब यहां पर क्या है, कल को अगर कंपनी कोई वोटिंग राइट्स लेगी या कोई डिविडेंड वगैरह शेयर करेगी तो वो किसके नाम पर जाएंगे, रमेश के नाम पर जाते हैं, या रमेश को वहां पर पहले मेन मेंबर के रूप में कंसीडर किया जाता है। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि भले आप ज्वाइंटली शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो सिंगल शेयर ही माना जाएगा, मतलब वो सिंगल एंटिटी ही माना जाएगा, वो सिंगल व्यक्ति माना जाएगा अगर ज्वाइंटली नाम पर लिया जा रहा है तो। क्लियर है? तो ऐसे केस में तो मेन मेंबर का मतलब क्लियर होगा ना, डिविडेंड भेजना हुआ या किसी तरीके की अगर नोटिस भेजनी हुई तो वो मेन मेंबर के नाम पर भेजी जाती है। मेन मेंबर वह मेंबर होता है जिसका नाम पहले वहां पर लिखा गया है। तो अगर आप ज्वाइंटली मेंबरशिप ले जाते हैं उस केस में भी आपको एक सिंगल एंटिटी, सिंगल व्यक्ति माना जाता है। देखिए, व्हेन टू और मोर पर्सन होल्ड शेयर्स इन अ कंपनी इन देयर ज्वाइंट नेम, किसी भी कंपनी के शेयर्स अगर आप ज्वाइंट नेम पर होल्ड करते हैं तो उसको हम ज्वाइंट मेंबरशिप कहते हैं। इस केस में नेम ऑफ द मेंबर अपीयरिंग फर्स्ट इज कंसीडर्ड टू बी द मेन मेंबर, जिसका नाम पहले दिखाई देगा वो मेन मेंबर माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग नोटिस डिविडेंड। हाउएवर दे ऑल शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। आज ज्वाइंटली नेम पर ले रहे हैं तो आपको सिंगल एंटिटी या सिंगल मेंबर के रूप में माना जाता है। ठीक है? अगला है बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी। अगर डिपॉजिटरीज ने आपका नाम बेनिफिशियल ओनर्स के रूप में दर्ज कर रखा है अपने पास, तो भी आप कंपनी के मेंबर माने जाते हैं, और ये तब होता है जब आप उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं। जिस कंपनी के शेयर्स आप होल्ड कर रहे हैं, आपका नाम डिपॉजिटरी बेनिफिशियल ओनर्स में डाल देती है और आप उस कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। तो एक तरीका यह है कि आप शेयर्स परचेज कर लीजिए, बेनिफिशियल ओनर के रूप में डिपॉजिटरीज आपका नाम दर्ज कर देंगे अपने रिकॉर्ड्स में, आप कंपनी के मेंबर होंगे। Every person holding shares of the company and whose name is entered as beneficial owner in the records of the depository shall be deemed to be a member of the concerned company। तो अगर किसी कंपनी के शेयर्स आपने परचेज किए हैं, डीमैट अकाउंट के माध्यम से आपने शेयर्स को परचेज कर रखा है, डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरीज आपकी ओपन करवाती हैं ब्रोकर्स के माध्यम से। डिपॉजिटरीज दो हैं भारत के अंदर, एनएसडीएल और सीडीएस, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आपने शेयर्स परचेज किया, ये अपने रिकॉर्ड्स में आपका नाम एक बेनिफिशियल ओनर के रूप में दर्ज कर देंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं, आप उस पर्टिकुलर शेयर के बेनिफिशियल ओनर हो, तो निश्चित तौर पर आपका नाम बेनिफिशियल ओनर के रूप में वहां पर दर्ज किया जाएगा। और यदि आपका नाम बेनिफिशियल ओनर के रूप में दर्ज कर लिया गया है तो आप कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। तो कंपनी की मेंबरशिप अगर आपको एक्वायर करनी है, क्या क्या रास्ते हैं? किसी कंपनी के आप शेयर्स परचेज कर लीजिए, आपके पास इक्विटी शेयर्स आ गए, उस कंपनी के मेंबर आप माने जाएंगे। या आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप माने जाएंगे। या कोई व्यक्ति पहले शेयर परचेज करके बैठा हुआ तो अपने शेयर्स ओपन मार्केट में बेच रहा है, आपने उसके शेयर्स परचेज कर लिए, ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो गई, तो भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। या आपने अपना कंसेंट दिया है कि मेंबर्स रजिस्टर में आपका नाम दर्ज किया जाए, तो भी आप मेंबर बन जाएंगे। या आप किसी व्यक्ति के लीगल हियर्स हैं और इस व्यक्ति के पास किसी कंपनी के शेयर्स थे, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो शेयर्स आपको ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, उसका ट्रांसमिशन आपके नाम पर हो जाता है, क्योंकि आप उसके लीगल हियर्स हैं। ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी कंपनी की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये था भैया किसी भी कंपनी की मेंबरशिप को लेने का तरीका। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा भैया? ठीक है, बहुत आसान भाषा में मेरी कोशिश होती है आपके साथ बातचीत क्या है की जाए, किताबी भाषा से हम दूर रहें, क्योंकि थोड़ा लीगल मैटर होता है, ये कितनी जितनी आसान भाषा में हम बात कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो मेंबर क्या होते हैं इसको हम लोगों ने देखा किसी कंपनी में, और मेंबरशिप को एक्वायर कैसे किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं मेंबरशिप लेने के। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को यदि कोई व्यक्ति सब्सक्राइब करता है तो उसका रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाता है, वो मेंबर माना जाएगा। या अगर आपको शेयर अलॉट हुए हैं तो आप मेंबर माने जाएंगे। शेयर्स अगर आपको ट्रांसफर किए गए हैं तो भी आप मेंबर्स माने जाएंगे। आप किसी व्यक्ति की मृत्यु या आप उसके लीगल हियर है, उसके शेयर्स ट्रांसमिशन हुए आपको, तो भी आप मेंबर माने जाएंगे। शेयर्स को आपने एक्वायर किया है तो भी आप मेंबर माने जाएंगे। या ज्वाइंट मेंबरशिप के रूप में भी आप मेंबर माने जाएंगे। बेनिफिशियल ओनर के रूप में रजिस्टर में नाम दर्ज हो गए तो भी आप मेंबर से ही माने जाते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। इसके अलावा अभी मेरी आपसे कुछ और भी बातचीत होगी, क्योंकि अभी प्रोस्पेक्टस इन सब पर हमारी चर्चा बची हुई है। आज के लिए हम लोगों ने मेंबरशिप पर पूरी बातचीत की। दूसरी बात यह भैया, आपका 2 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। इसके पहले आप अपने इलेक्टिव पेपर वगैरह तय कर लीजिए, प्रिपरेशन पे शुरू कर दीजिए। आप हमारे महापैक्स में आ सकते हैं। महापैक आपके लिए 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ की वैलिडिटी में मिल रहा है। महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें आपको इलेक्टिव पेपर ऑलरेडी एडेड मिलेंगे। फाउंडेशन बैच 2.2 ऑलरेडी आपके लिए चल रहा है। एमसीक्यू बैच भी हम बहुत जल्दी आपके सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए लॉन्च करने वाले हैं। इनके अलावा अगर आपका कंपलसरी पेपर में कोई एक ही विषय रुका तो आप सिंगल सब्जेक्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्टिव पेपर की अगर मैं बात करूं तो हम 4 आपको उपलब्ध करा रहे हैं, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। ये सारे इलेक्टिव पेपर आपके महापैक में एडेड है, इनको आपको कुछ लेने की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ेगी।
हाँ, अगर आप महापैक नहीं लेते हैं तो आप ये इलेक्ट्रिक पेपर अलग से परचेज कर सकते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस माध्यम से आपसे हमारी बातचीत होती रहेगी, आपके सवालों के जवाब के साथ मैं यहाँ पर जुड़ा रहता हूँ, बना रहता हूँ। तो फिर आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, मिलते हैं अगली मुलाकात में नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आज के लिए।